एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। साथियों, मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के द्वारा एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यह सवाल पूछा जाता है कि हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर हो गई है, 498A यानी डाउरी उत्पीड़न की एफआईआर झूठी हो गई है, पाक्सो में झूठा फंसा दिया गया है, रेप के मामले में झूठा फंसा दिया गया है, इसी तरीके के अन्य किसी न किसी अपराध में झूठा फंसा दिया गया है। हम क्या करें, इससे कैसे बचें, विवेचना के दौरान हमें क्या करना चाहिए? इस तरीके के सवाल हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि मैं समय समय पर जब लाइव आता हूं तो भी मैं इस तरीके के सवालों के जवाब अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को देता रहता हूं। और बहुत पहले मैंने एक इस संबंध में वीडियो भी बनाया था, स्पेशली 498A के संबंध में, कि 498A आईपीसी की अगर झूठी फेक एफआईआर रजिस्टर करा दी जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में भी इसी विषय के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं कि किसी भी तरीके का अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस कहीं पर कोई फैब्रिकेट करके, यानी कोई फर्जी आपराधिक घटना को बना करके अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला पंजीकृत करा दिया जाता है, थाने में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, तो उसके बाद अभियुक्त को यानी जिनको आरोपी बनाया गया है उनको क्या करना चाहिए, उस फर्जी घटना की एफआईआर में अपना बचाव कैसे करना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में आज के इस एपिसोड में बातचीत करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहें आखिर तक। देखते हैं कि इस संबंध में हमें क्या स्ट्रेटजी एडॉप्ट करनी चाहिए। साथियों, वैसे तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या किसी अन्य कानून में कोई ऐसी धारा या सेक्शन नहीं है जिसमें यह बात लिखी हो कि अगर आपको झूठा फंसाया गया है तो आप फला चीज करो, या ये पता चल जाए कि आपको झूठा फंसाया गया है। ये विवेचना के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम होता है। तो अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध की फर्जी घटना बना करके और जेन्युइनली किसी व्यक्ति को फाल्सली इम्प्लीकेट किया जाता है, झूठा फंसाया जाता है, यानी उस व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस स्टेशन में फर्जी एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, तो उस सूरत में मैं जो आपको ये बता रहा हूं यह एक एक्सपर्ट लीगल एडवाइस की कड़ी में बता रहा हूं। सबसे जो पहला काम होता है, प्रैक्टिकल में क्या होता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है वह व्यक्ति, पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देती है और वह व्यक्ति पुलिस से बचने लगता है। यहां पे आपको पुलिस से भागना नहीं है। सबसे पहले रिटन में आप पूरी इंसिडेंट में आपको क्यों फंसाया गया, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, रीजन क्या है, मोटिव क्या है, इन सारी बातों को आप एक एप्लीकेशन विद एफिडेविट ये लिखते हुए आईओ को पहुंचा दें। अगर लगता है आपको कि आईओ हमारी इस बात को केस डायरी और विवेचना में शामिल नहीं करेगा, तो आप पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के जरिए भी अपने इस एप्लीकेशन और एफिडेविट को आईओ तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से आप उस घटना से रिलेटेड जो भी विटनेसेस हो सकते हैं, जो भी गवाह हो सकते हैं, उन गवाहों की भी एफिडेविट्स एप्लीकेशन के साथ पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के जरिए या डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तक पहुंचा दें और ये प्रेयर करें कि इसको केस डायरी का हिस्सा बनाया जाए। इस तरीके से दोस्तों, इसके अलावा आपके पास अगर आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है उन आरोपों के विरोध में किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी ऑडियो वीडियो कुछ भी, या ओरल एविडेंस, किसी भी तरीके की अगर आपके पास साक्ष्य हो। अब यह जो एविडेंस होती है आरोप के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है, तो किसी भी तरीके की एविडेंस आपके पास है तो उसको आप एफिडेविट के साथ पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के जरिए आईओ तक पहुंचा सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी सिचुएशन यह आती है कि आईओ के पास पहुंच भी गई अगर सीनियर ऑफिसर्स के जरिए, तब भी आईओ ने उसको केस डायरी का पार्ट बनाया कि नहीं बनाया यह निश्चित नहीं होता है। तो ऐसी सूरत में पुलिस के सीनियर ऑफिसर जो भी एसपी, एसएसपी, कमिश्नर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में हैं, उनको जब आप अपने सारे एविडेंसेस एप्लीकेशन के साथ, एफिडेविट के साथ अपने केस की डिटेल मेंशन करते हुए आईओ को फॉरवर्ड करने और साथ ही साथ फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी एप्लीकेशंस लगातार सीनियर ऑफिसर्स को देते रहें,
ये देने के बाद अगर आपको डाउट होता है कि आईओ ने लगाया कि नहीं लगाया केस डायरी में, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया कि नहीं बनाया, आरटीआई आपका एक बहुत बड़ा हथियार है। आरटीआई के तहत आप उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पुलिस के एप्लीकेशन दीजिए। जो आरटीआई अधिकारी होता है, जन सूचना अधिकारी, उसका एप्लीकेशन दीजिए और पुरानी एप्लीकेशंस की कॉपी लगा के आप मांगिए, पूछिए कि मैंने फला तारीख को एविडेंसेस दिए थे, इन एविडेंसेस को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने केस डायरी का हिस्सा बनाया या नहीं बनाया, इसकी हमें लिखित में सूचना दी जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर आईओ ने केस डायरी का पार्ट नहीं भी बनाया होगा, तो जैसे ही आप इंफॉर्मेशन मांगेंगे और सीनियर ऑफिसर्स के जरिए वो जाएगी आरटीआई ऑफिस से आईओ के पास, तो वैसे ही केस डायरी में उनको मेंशन करेगा, तो वो केस डायरी में का पार्ट आपकी भेजी गई एविडेंसेस बन जाएगी। अब आप ये समझिए कि जो आपका वर्जन एविडेंस के रूप में इन्वेस्टिगेशन के दौरान केस डायरी में आना चाहिए था, जो नहीं आ पाता था, डर के कारण आप भागने लगते थे, वो अब केस डायरी में आ जाएगा। क्योंकि ट्रायल किस पे चलता है? ट्रायल उन्हीं पेपर्स पे चलता है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर केस डायरी के साथ पुलिस रिपोर्ट के रूप में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते वक्त सबमिट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत होता है जो आपके द्वारा दाखिल किया जा सकता है, विवेचना के दौरान आईओ के समक्ष पहुंचाया जा सकता है। तो ये तो हुई कि आपके खिलाफ अगर फर्जी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसके बचाव में आप विवेचना के दौरान क्या करें। अब जो दूसरी बात होती है कि लीगल रेमेडी क्या अवेलेबल है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जहां तक कोई भी फर्जी एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद लीगल रेमेडी की बात है, तो लीगल रेमेडी का काम भी इसके बाद आता है। पहले ये सारी चीज आप पुलिस को भेजेंगे, इसके बाद आप हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत या क्रिमिनल रिट के तहत जा सकते हैं और एफआईआर को क्वैश कराने की मांग कर सकते हैं, रिट दाखिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फेयर इन्वेस्टिगेशन की भी रिट दाखिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ जो एफआईआर पंजीकृत हुई है उसमें जो आरोप लगाया गया है वो कॉग्निजेबल के साथ साथ 7 साल से ज़्यादा की सजा का अपराध है और पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, तो आप सेशन कोर्ट के समक्ष या ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी मूव कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल, रेगुलर बेल क्या होती है, मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी आप मूव कर सकते हैं और चार्जशीट आने से पहले एफआईआर को क्वैश कराने के लिए भी आप हाई कोर्ट में रिट कर सकते हैं। और अगर एफआईआर क्वैश नहीं होती तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और चार्जशीट को क्वैश कराने के लिए भी आप 482 में ऑनरेबल हाई कोर्ट में क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो यह तो था एक कानूनी रास्ता, और दूसरा जो रास्ता है डायरेक्ट कोर्ट में हाजिर होकर के बेल लेने का, यह भी हमेशा खुला रहता है। तो यह थी साथियों इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। यह जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हों, वीडियो को पहली बार देख रहे हों, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।